अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे लिए बहुत ही खुशी और फ़ख्र की बात है कि मैं आज एक ऐसे कॉलेज में आप तमाम लोगों के सामने रूबरू हूँ, जिस कॉलेज से मेरे वालिद मोहतरम प्रोफ़ेसर हकीम इरशाद साहब ने अपनी तिब्बी तालीम हासिल की। इस प्रोग्राम और टॉक के लिए मैं सबसे पहले गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज पटना के प्रिंसिपल प्रोफ़ेसर तौहीद किबरिया साहब और इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन डॉक्टर तनवीर साहब और कोऑर्डिनेटर डॉक्टर निज़ाम साहब, डॉक्टर नफ़ीस साहब और डॉक्टर अनस साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं अपनी बात का आपके सामने आगाज़ करने जा रहा हूँ। यूनानी मेडिसिन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के तहत मैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के माजी, हाल और मुस्तकबिल के बारे में जो अचीवमेंट्स हुए हैं वो शेयर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं एक कोटेशन पे बात कर रहा हूँ कि उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, कि इंसान की जो लर्निंग प्रोसेस है वो पैदाइश से लेके मरने तक है और हमें हर वक्त सीखना ही है और सीखते ही रहना चाहिए, यही जज्बा होना चाहिए। कभी कोई शख्स परफेक्ट नहीं होता, इसलिए हमें ज़िंदगी के हर मोड़ पे हमें किसी न किसी से सीखना चाहिए। यूनानी मेडिसिन के जो ओल्ड जो सेंटर्स हैं वो यूनान, रोम, अरब और प्रेजेंटली जो है इंडिया। इसी मौजू पर इंशाल्लाह बात होगी आप लोगों से। सबसे पहले मैं हिप्पोक्रेट्स से पहले जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का जो एक कल्चर रहा है, जो सिविलाइजेशन रही है, जो उसके फिजिशियन रहे हैं, उस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आमतौर से किताबों में यही लिखा है कि एस्क्लेपियस इसका यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का बानी है। और उसके बाद एक बहुत ही मशहूर शख्सियत फैसागोरस है, जिसको हम लोग फीसागोरस या बदीगोरस कहते हैं। इसने भी बहुत सारी यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कंट्रीब्यूट किया है। ख़ासतौर से शरबत और सिकंजबीन को इसने बनाना शुरू किया। और रिसेंटली मुझे इसकी एक किताब किताबुल अब्दाल मिली थी। मैंने इसका ट्रांसलेशन किया है और ये किताब रज़ा लाइब्रेरी से छप गई है। एक लंबा सिलसिला है जो बुकरात से पहले का है, उसको यहाँ ज़िक्र करना तावलत का बाइस होगा। मैं बुकरात के बाद से यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की जो एक तस्वीर है उसको एक ब्रीफली जो है दिखाना चाहूँगा। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की एक जो बुनियाद, जो एक साइंटिफिक जो बेस दिया वो हिप्पोक्रेट्स या बुकरात है। इसने यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को बहुत इब्तदाई दौर से साइंटिफिक बेस दिया है। इसने यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कुछ अपने जो इसके नज़रियात हैं वो बहुत अहम हैं और वो नज़रियात आज भी हमारे यहाँ राइज हैं और उन्हीं की बुनियाद पर इलाज व मुआलजा होता है। और ये कह लें कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की जो एक बुनियाद है वो इन्हीं नज़रियात पे है। ख़ास तौर से अखलाक का नज़रिया, अखलाक अरबा, जिसमें खून, बलगम, सफ़रा, सौदा, इलाज बिज़्ज़त का नज़रिया बुकरात ने दिया। इसी तरह आज तकरीबन तमाम सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो ऑथ ली जाती है आफ्टर ग्रेजुएशन, वो हिप्पोक्रेटिक ऑथ कहलाती है। वो बुकरात ही की दी हुई है, लिखी हुई है। इसके अलावा बुकरात से मंसूब
नियर अबाउट 50 बुक्स हैं, जिसमें बाज़ किताबें तो उससे मंसूब कर दी गई हैं, लेकिन उसमें 15 टू 20 ऐसी बुक्स हैं जो वाकई बुकरात ही की लिखी हुई हैं। एक इसका मजमू या कलेक्शंस है, वो हिपोक्रेटिक कॉर्पस कहलाता है। इसमें अच्छी खासी उसके रसायल या बयान लिखे हुए हैं। रिसेंटली मुझे उसका एक बुक जो बहुत ही मशहूर सी किताब है, एयर वाटर एंड सीज़न, जिसको किताबुल अहविया वल मियाह व बुल्तान कहते हैं, ये मुझे मिली। मैंने आपके सामने उसकी भी पिक्चर शेयर कर दी है। इसके बाद बहुत मशहूर नाम है हेरोफिलस का, इसको फादर ऑफ एनाटॉमी भी कहा जाता है। ये सिलसिला आगे बढ़ता है और फिर हम फर्स्ट एंड सेकंड सेंचुरी में आते हैं। इसमें दो बहुत ही अहम पर्सनालिटीज़ हैं। एक डेस्क्रिडूस है जो फर्स्ट सेंचुरी का है, दूसरा गैलेन है जिसको हम लोग जालिनोस के नाम से जानते हैं। डेस्क्रिडूस बेसिकली ये बहुत ही बड़ा बॉटनिस्ट था। इसने एक ऐसी बुक लिखी जो मैट्रिया मेडिका ऑफ डेस्क्रिडूस कहलाती है। और हकीकत यह है कि आज इल्मुल अदविया या यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अदविया के बारे में जो सबसे मेन सोर्स है या रेफरेंस के तौर पे जो पहली बुक मानी जाती है, मिलती है, हमें अवेलेबल है, वो डेस्क्रिडूस की यही बुक है, जिसको किताबुल हशाइश के नाम से जाना जाता है। इसकी एक फिक्समिल जो है प्रिंटिंग जर्मनी से हुई है, और आप लोग खुशनसीब हैं कि खुदाबख्श लाइब्रेरी पटना में भी इसकी एक सिंगल कापी जो बची हुई है, और हिंदुस्तान में इसकी किसी दूसरे नुस्खे या कॉपी की इल्म नहीं होता है। ये किताब 5 चैप्टर्स में है। कुछ मैंने पिक्चर्स ली हैं। इसमें एक जो है लैटिन में है, दूसरा जो है अरबिक में है, और ये तीसरी जो किताब है ये मेरे कलेक्शन में है। और डेस्क्रिडूस के बाद सेकेंड सेंचुरी में जिसने बुकरात की कंसेप्ट्स को आगे बढ़ाया, खास तौर से जो कंसेप्चुअल वर्क किया है उसने गैलेन ने किया है। इसने बुकरात के तमाम नज़रियात को मीनोन जो है एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि उसने बहुत सारे ऐसे नज़रियात पे कमेंट्स भी किए, उससे इख्तलाफ भी किया, और उसने बुकरात के जो नज़रियात के साथ साथ जो उसकी तहरीरें थी उस पर उसने शरहें लिखी हैं, कमेंट्रीज लिखी हैं। और बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी गैलेन की है जो हमें नसीब हुई। उसने यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को बहुत ही आगे बढ़ाया। जो इब्तिदा बुकरात ने की थी, इसने उस सिस्टम को एक तरह से इंतहा तक पहुंचाने की कोशिश की है, और इसने बहुत सारी ऐसी किताबें लिखी हैं। इसके नामों से बहुत सारी किताबें मशहूर हैं। इत्तेफाक से इसके कुछ कलेक्शंस मेरे पास भी हैं। इसकी 2-3 किताबें, ख़ास तौर से किताबुल मिज़ाज, किताबुत तफ़रीक का ट्रांसलेशन भी हो गया है। प्रोफेसर हकीम सैयद जुल्मान साहब ने इसका ट्रांसलेशन किया है। और इसकी एक किताबुत तबिया है, जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन के डॉक्टर वसीम साहब ने ट्रांसलेट किया है। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ख़ासतौर से स्टूडेंट से, कि हम जब यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की सिलेबस की बुक पढ़ें तो हम कुछ ऐसे रेफरेंस बुक्स के लिए भी हम कुछ वक्त निकालें। बहुत सारी ऐसी रेफरेंस बुक्स हैं जिसका ट्रांसलेशन हो गया है,
आप में से जो लोग अरबी नहीं जानते वो लोग ट्रांसलेशन जो उर्दू में हुए हैं, कुछ किताबों के अंग्रेज़ी में भी ट्रांसलेशन हुए हैं, उनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की जो रूह है वो बेसिकली रेफरेंस बुक में है। जो ट्रांसलेशन के बाद हमारे पास आई हैं उर्दू में, या खुद बाद में उर्दू में किताबें लोगों ने लिखी हैं, उसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स को जो है गलत तरीक़ों से भी पेश किया गया है। तो मेरी यही एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी, चाहे वो बुकरात है या जालिनूस है या अभी दूसरे और भी अतिबा आएंगे, उनकी किताबों के ट्रांसलेशन हो चुके हैं, उनसे आप लोग बराह रास्त इस्तेफ़ादा करें, तो वो आपको तिब्ब यूनानी की अहमियत और इफ़ादियत को समझने में ज़्यादा अहम साबित होगी। फिर यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन रोम, यूनानी से निकल के अरब आई, और यहाँ ख़ास तौर से इसको अरब अतिबा ने काफ़ी प्रमोट किया। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिससे ख़ास तौर से फार्माकोनोसी है, फार्माकोपिया है, केमिस्ट्री है। इससे पहले यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इतने अहम तरीके से इसको नहीं बयान किया गया था। नबवी पीरियड में हारिस बिन किल्दा का एक बहुत मशहूर नाम है। इसी तरह उमैयद पीरियड या अहद उमवी, अहद अब्बासी, और फिर मिडवेल पीरियड आ जाता है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का। ये ख़ास तौर से दोनों अब्बासी और मिडवेल पीरियड बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहे हैं हमारे सिस्टम ऑफ मेडिसिन के लिए। इसमें यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने बहुत ही ज़्यादा तरक्कियाँ की, और बेशुमार ऐसे फिजिशियन हैं जिनके नाम लिए जा सकते हैं, जिन्होंने यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को प्रमोट किया। आप सल्लम के ज़माने में एक बहुत मशहूर नाम रहा है हारिस बिन किल्दा का। आप सल्लम ने भी इनसे इलाज के लिए रुजू किया है, और लोगों को इनसे इलाज के लिए रुजू की कहते भी थे। फिर उमवी पीरियड ख़ास तौर से तयाज़ुब, जाबिर बिन हय्यान, मासर जो बसरी, खालिद बिन यजीद, ये बहुत ही मशहूर 4 अतिबा रहे हैं। इसमें जाबिर बिन हय्यान और खालिद बिन यजीद ख़ास तौर से केमिस्ट्री के बहुत ही ज़्यादा माहिर रहे हैं, और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो कैल्सिनेशन या कुश्ताजात का जो कंसेप्ट बहुत उभर कर सामने आता है, ये इन्हीं 2 अतिबा की मरहून मिन्नत है, ख़ास तौर से जाबिर बिन हय्यान और खालिद बिन यजीद। इसके बाद जो एक गोल्डन पीरियड कहलाता है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का, जिसमें यूनानी लैंग्वेज, रोमी लैंग्वेज में जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की बुक्स थी उसको ट्रांसलेट किया गया, और उसमें जो सबसे मशहूर नाम आते हैं वो हुनैन बिन इसहाक बिन हुनैन, उस्ता बिन लोका, साबित बिन कुर्रा, यूहन्ना बिन मासवे। ये एक तरह से एडिटर और ट्रांसलेटर भी थे, और ख़ुद इन्होंने अपनी किताबें भी लिखी हैं। उसके बाद मिडवेल पीरियड आता है, जिसमें यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अरबी में बरजस्ता बाकायदा किताबें लिखना शुरू हुई, और उसमें सबसे पहला जो नाम आता है अली बिन सहल रब्बन का आता है। इसने जो किताब लिखी वो फिरदौसुल हिकमा है। ख़ास बात यह है कि इस फिरदौसुल हिकमा में उसने आयुर्वेदिक तिब को भी शामिल किया, और हमारे लिए खुशी की बात यह है कि कलकत्ता ही के रहने वाले प्रोफेसर ज़ुबैर साहब, जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक में प्रोफेसर थे, उन्होंने फिरदौसुल हिकमत को एडिट किया, और पहली मरतबा किताब लंदन से पब्लिश हुई। फिर उसके बाद इस किताब को उर्दू में हकीम रशीद अशरफ साहब जो पाकिस्तान में हैं, उन्होंने इसका ट्रांसलेशन किया। एक और ट्रांसलेशन इसका उर्दू में मिलता है जो हकीम इसहाक साहब का है। दूसरी जो बहुत मशहूर पर्सनालिटी है वो अली बिन अब्बास मजूसी की है। इसकी एक बहुत मशहूर किताब कामिलुस सना या किताबुल मिल्की है। अली बिन अबू अली बिन सहल रब्बन तबरी की जिस किताब के बारे में जिक्र कर रहा था,
ये किताब सॉरी लंदन से नहीं, बर्लिन से जो है 1928 में जो है पब्लिश हुई है, और इसके लैटिन एडिशन भी शाये हुए। दूसरा नाम जो बहुत मशहूर है अली बिन अब्बास मजूसी का है। इसमें इसने कामिल सना नाम की जो किताब लिखी है, ख़ास बात इस किताब की ये है कि इसने बहुत ही सिस्टमिक वे में यूनानी के जो चैप्टर्स हैं उसको लिखा है। और मैंने पहली मर्तबा अद्विया के जो चैप्टर्स हैं, जैसे सीड्स हैं, फ्लावर्स हैं, रूट्स हैं, इस शख्स ने पहली मर्तबा उनको अलग अलग चैप्टर की शक्ल में पेश किया। इससे पहले आमतौर से किताब इल्मुल अद्विया की जो दवाएं हैं वो अल्फ़ाबेटिकली या हुरूफ तहजे के अतबार से लिखी जाती थी। अली बिन अब्बास की ये किताब भी कामिल सना, जो कई मरतबा नौल किशोर से छप चुकी है, और ये किताब भी उर्दू में शाये हो चुकी है। इससे भी हम लोग बराह रास्त इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का एक बहुत ही मशहूर नाम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राज़ी है। ख़ास तौर से इलाज मुआलजा में इसके कायम मकाम कोई पर्सनालिटी नहीं पहुंचती है। इसने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा इलाज मुआलजा में गुजारा। इसकी जो सबसे अहम कारनामा इसका वो ये है कि इसने सबसे पहले मीज़ल्स और चिकन पॉक्स को अलग अलग डिसीज़ के तौर पे इंट्रोड्यूस किया, और एक किताब लिखी, किताबुल जुदरी वल असबा। और ये किताब भी अल्लाह का शुक्र है कि हमारे एक साथी डॉक्टर साजिद फ़राई साहब ने इसका ट्रांसलेट किया है अरबिक से, और इसको भी आप लोग इससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। लिटरेरी जो इसका वर्क है वो किताबुल हावी है, जो 23 जिल्दों में है, और एक इंसाइक्लोपीडिया है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का, जिसमें इसने सारे सब्जेक्ट को शामिल किया है। इस किताब के मैन्युस्क्रिप्ट भी आपके खुदाबख्श लाइब्रेरी में मौजूद हैं, और ये हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है कि इसका दुनिया में जो सबसे पहला प्रिंटेड एडिशन निकला वो दायरतुल मारिफ हैदराबाद से शाये हुआ। फिर उसकी रीप्रिंट दूसरे अरब ममालिक में हुई। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन ने इस किताब का अभी ट्रांसलेशन किया है, जो शाये हो चुकी है। आपके सामने उसका भी फ़ोटो मैंने शेयर कर रखा है। एक और मशहूर शख्सियत जो इब्न सीना के उस्ताद की हैसियत से जाने जाते हैं, अबू सहल मसीह हैं। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इनका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो किताबुल मियाँ फ़ी तिब है। किताबुल मियाँ फ़ी तिब ये 100 चैप्टर्स पर मुश्तमिल एक बहुत ही अहम किताब है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, जिसको उसने 100 चैप्टर्स में लिखे हैं। इसका मैन्युस्क्रिप्ट भी आपके खुदाबख्श लाइब्रेरी और हिंदुस्तान के दीगर लाइब्रेरी में मौजूद है। इसके 20 चैप्टर्स का ट्रांसलेशन सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च ऑफ यूनानी मेडिसिन से शाये हो चुका है। इब्न सीना का नाम सभी जानते हैं, और मेरे ख्याल से इससे पहले जो लेक्चर्स हुए हैं कहीं न कहीं मरतबा इसका नाम आ चुका होगा। इसका जो इसकी जो मशहूर किताबुल कानून फ़ी तिब है, इसकी ख़ास बात यह रही है कि ये यूरोप के कॉलेजों में, मेडिकल कॉलेजों में 18वीं सेंचुरी तक ये किताब पढ़ाई जाती रही है। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की जो किताबों में जो शोहरत इसको हासिल है, किसी और किताब को नहीं हासिल हो सकी। इसके ट्रांसलेशंस, इसकी शरहें, शुरू, इसकी कमेंट्रीज जितनी लिखी गई हैं, किसी और किताब की नहीं लिखी गई। एक किताब भी उर्दू में शाये हो चुकी है, और
इसकी जो पहली जिल्द है वो ख़ास तौर से कुल्लियात तिब से मुतालिक है, जिसमें यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बुनियादी उलूम को बयान किया गया है। इसकी दूसरी जिल्द जो है वो अदविया मुफ़रदा से मुतालिक है, और तीसरी और चौथी जिल्द मुअल्जात से मुतालिक है, और इसकी पाँचवीं जिल्द है वो कराबदीन से मुतालिक है। एक बहुत ही मशहूर नाम ख़ास तौर से अबू रेहान अल-बैरूनी का भी आता है। इसको मैंने इसलिए भी शामिल किया है कि ये ख़ुद हिंदुस्तान आया और हिंदुस्तान में इसने संस्कृत सीखी, और इसकी जो किताब सैदना फ़ी तिब है, इसमें इसने अदविया के जो मुतरादिफ या सिनोनिम्स जो होते हैं, उसमें इसने इंडियन दवाओं के नाम भी उसमें शामिल किए हैं। एक किताब 1973 में हमदर्द यूनिवर्सिटी कराची से शाये हो चुकी है। इसका अभी कोई उर्दू ट्रांसलेशन नहीं हुआ है। एक और बहुत ही अहम किताब है जो इब्न नफीस की है, ख़ास तौर से किताब शामिल फ़ी तिब। आमतौर से इल्मुल अदविया के मुतालिक इब्न बेतार की किताब को ही जाना जाता था कि वो सबसे ज़ख़ीम और सबसे ज़्यादा मशहूर किताब है, लेकिन ये किताब 24 जिल्दों में है, जिसमें अदविया से मुतालिक बहस की गई है। फिर ये सरसरी तौर पे मैं इस कुछ और भी हैं, जैसे इब्न रुश्द की बहुत मशहूर किताबुल कुल्लियात है। इसने ख़ास तौर से यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की जो बुनियादें थी उससे बहस की है। मुख्तसर अंदाज में इसने तमाम उलूम को अपने किताबुल कुल्लियात में शामिल किया है। और चौथा जो एक बहुत ही मशहूर नाम अबुल कासिम ज़हरावी का है, एक तरह से इसको आप सर्जरी का जो है एक बाबा कह सकते हैं। ये पहला शख्स था यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का या तमाम मेडिसिन का जिसने सर्जरी पे काम किया, और 100 से ज़ायद इसने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन किए, और उसी से ये अपने यहाँ सर्जरी करता था। ये कुछ उसकी किताब तसरीफ़ लिमन अज़ीज़ मिन तारीफ़ है, जो मेरे कलेक्शन में ख़ास तौर से तुर्की के नुस्खों से है। आप तीसरी तस्वीर में उसके जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको देख सकते हैं। आज जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है वो बेसिकली इसी की कॉपी की गई हैं। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन या सर्जरी को जो हम लोग आज बिल्कुल एक तरह से बहुत भुला दिया गया है एक तरह से, लेकिन हमारी माजी में इसकी बहुत ही रोशन मिसाल ज़हरावी के नाम से रही, और आज की मॉडर्न सर्जरी के इसी की किताब पे एक तरह से बुनियाद का काम करती है। एक बहुत मशहूर नाम इब्न बेतार का है, जो मैंने भी इससे पहले बयान किया। ये भी बहुत बड़ा बोटनिस्ट था। इसने ख़ास तौर से अदविया पे काम किया है, और इसकी 4 जिल्दों में किताब छपी है, और इसका भी सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन दिल्ली से ट्रांसलेशन हो चुका है। इसकी ख़ास बात ये थी कि इसने सिर्फ अपने पहले अतिबा या पिछले अतिबा या पिछली किताबों से फ़ायदा नहीं उठाया, बल्कि इसने अपनी इस किताब में मुहक्किकीन लिखते हैं कि 150 से ज़्यादा इसने जो है ड्रग को आइडेंटिफाई किया और उसने अपनी किताब में शामिल किया। इसकी ख़ास बात यह है कि इसने जो कदीम सरमाया से और इल्मुल अदविया के सरमाया से जो दवाओं के को लिया है, उस पे इसने खूब इख्तिलाफ भी किया है। उसको जहाँ उसकी जो मॉर्फोलॉजी में कोई तरह से इख्तिलाफ नज़र आया, उसने उसको बरहमला इज़हार किया है और काफ़ी अहम काम किया है। एक बहुत मशहूर यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का नाम इब्न हैसम का है, जो ख़ास तौर से ऑप्टिकल सर्जन था। इसने आँखों की बीमारियाँ और बहुत सारे अमराज का इलाज और सर्जरी की। हमें इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि ऐसे भी
हमारे सिस्टम ऑफ मेडिसिन में पर्सनालिटीज़ रही हैं। अब मैं आता हूँ हिंदुस्तान की तरफ। ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के पास्ट का। और हकीकत यही है कि बगैर पास्ट या माजी के हम कोई प्रेजेंट या फ्यूचर नहीं बना सकते। एक तरह से तमाम फ़न, तमाम उलूम अपने माजी ही से आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैं इनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपके सामने पेश किया। ये अतिबार चाहे वो यूनान के रहे हों, चाहे रोम के रहे हों, चाहे अरब के रहे हों, इन्होंने हर ज़माने में यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को प्रमोट किया। और मैं दो नाम ख़ास तौर से इब्न हैसम और ज़हरावी का इसलिए भी इसमें शामिल किया कि आप आज यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में सर्जरी या जराहत या ख़ास तौर से आँखों के अमराज में इसके फिजिशियन नहीं मिलते हैं, नहीं पाए जाते। ये हमारे महरूमी है कि हमने अपने सिस्टम में इन मज़ामीन को प्रमोट नहीं किया। हमें करना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। अरब के बाद जब ईरान से होता हुआ यूनानी सिस्टम, यूनानी तिब हमारे यहाँ हिंदुस्तान में आया, तो तुगलक पीरियड है, लोधी पीरियड है। इसमें बहुत ही काबिल ज़िक्र काम नहीं अंजाम दिए गए हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के। कुछ शख्सियतें मिलती हैं, जैसे ज़ियाउद्दीन साहब की है, और भी कुछ ऐसे हकीम मिलते हैं इस ज़माने में। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर मुग़ल पीरियड जो है वो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के लिए बहुत ही अहम रहा है, एक गोल्डन पीरियड रहा है। इसमें हिंदुस्तान के अंदर यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का एक नया तरीके से एक अहया हुआ है, एक इब्तिदा हुई थी जो तुगलक और लोधी पीरियड से, उसको इन्होंने बहुत आगे बढ़ाया। इसमें तो 250 अतिबा के नाम हैं जो तारीख़ की किताबों में लिखे जाते हैं। चंद अतिबा के नाम जैसे हकीम अली गिलानी है, हकीम यूसुफ़ी है, हकीम मोहम्मद मासूम ख़ां है, हकीम अकबर अरज़ानी है, हकीम अलवी ख़ां है, हकीम अमानुल्लाह ख़ां है, हकीम शरीफ ख़ां है। इसमें मैं हकीम अली गिलानी जो अकबर के ज़माने का बहुत मशहूर तबीब था, इसने लाहौर में एक तालाब, एक हौज़ बनाया था। पॉन्ड था वो, 20 बाई 20 का था, जिसकी डेप्थ 3 गज थी। उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस कदर मुतवाज़िन था कि उसने उस तालाब में एक कमरा बनाया था, और उस कमरे में चारों तरफ दरवाजे थे, और वो दरवाजे खुलते थे तो तालाब का पानी कमरे में नहीं जाता था। उसने अपने इस कारनामे को जब अकबर के सामने पेश किया और बताया, तो अकबर ने भी ख्वाहिश ज़ाहिर की, और अकबर भी इस तालाब में गया और उस कमरे में दाखिल हुआ, कुछ वक्त गुजारा और चला आया। ये बेसिकली उसका जो एक रियाजी या जो मैथमेटिक्स का जो इसके पास एक इल्म था अली गिलानी का, और फिज़िक्स का, उससे उसने उसका जो तवाज़ुन बनाया, बरकरार रखा। एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर था, जिसकी वजह से वो कमरे के अंदर पानी नहीं दाखिल होता था। लोग कहते हैं कि इसने एक इसी तरह का हौज़ आगरा में भी बनाया था, जो आगरा का महल है। लेकिन मैं जब आगरा गया तो ख़ास तौर से देखने की कोशिश किया, लोगों से पूछा, तो किसी ने नहीं बताया। सब लोगों ने ही लाइल्मी का वो दिया कि यहाँ इसी तरह की कोई चीज़ नहीं मिलती है, रही होगी वो चीज़, ख़त्म हो गई होगी। दूसरा जो बहुत मशहूर नाम हकीम यूसुफ़ी का है, और तीसरा मोहम्मद मासूम ख़ां है, कि इनकी एक बहुत मशहूर कराबादीन मासूमी है। हकीम अकबर अरज़ानी का यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ख़ास तौर से मुआवज़ात के सब्जेक्ट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसने मीज़ानुत्तिब, तिब्बे अकबर और कराबादीन क़ादरी, इस तरह की इसने 7 किताबें लिखी हैं, जो उस ज़माने में सिलेबस का हिस्सा थी, और आज भी ये किताबें फ़ारसी और उर्दू ज़बान में हमारे यहाँ मौजूद हैं।
جو لوگ فارسی نہیں جانتے ہیں وہ اس کے اردو ٹرانسلیشن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایک بہت اہم نام جو حکیم علوی خاں کا ہے۔ آج جو یونانی سسٹم آف میڈیسن میں جو ٹیچنگ اور یا جو ایک تھاٹس ہیں، خاص طور سے دہلوی جو تھاٹس ہے، وہ حکیم علوی خاں کے سے ہی جا کے جڑتا ہے۔ اس حکیم کے بہت سارے ایسے علاج و معالجہ کے واقعات ہیں جو ہمیں حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ میں اس کا صرف ایک واقعہ پیش کروں گا۔ ایک حکیم عبدالکریم کشمیری تھے جو حکیم علوی خاں کے ساتھ حج پہ گئے تھے۔ انہوں نے ایک سفر نامہ لکھا بیان واقع کے نام پہ کہ حکیم عبدالکریم کشمیری کی وائف کو بریسٹ میں انفلمیشن تھا اور شرم کی وجہ سے وہ کسی طبیب کو علاج نہیں کروا پائیں۔ عبدالکریم کشمیری نے حکیم علوی خاں صاحب سے یہ ساری باتیں بتائیں، تو حکیم علوی خاں نے جو ہے ایک علاج کا ایک ایسا طریقہ نکالا جس سے اصل ہماری دنگ رہ جاتی ہے اس واقعہ کو پڑھ کے، کہ انہوں نے ایک کمرے پر آٹا پھیلا دیا اور عبدالکریم کشمیری کی وائف سے کہا کہ آپ اس دروازے سے آئیے اور دوسرے دروازے سے آپ چلے جائیے۔ پھر حکیم علوی خاں نے کیا کیا کہ ان کے بیچ کمرے میں جہاں قدم کے نشان تھے وہاں آٹے کے نیچے ایک نشتر چھپا دیا اور پھر دوبارہ مریضہ سے کہا گیا کہ آپ اسی قدم پر چل کے دوبارہ آپ جائیے۔ جیسے ہی مریضہ اس مقام پہ پہنچی جہاں پہ نشتر چھپویا ہوا تھا اور وہ چیخ نکلی اور وہ گر پڑی۔ حکیم علوی خاں نے اس کا جو ایک طریقہ نکالا تھا علاج کرنے کا، یہ بیسیکلی ان کی فسد کھولنی تھی پیروں کی، جس میں کٹ کرنا تھا وینج کو، لیکن وہ اس کے لیے راضی نہیں تھی، تو انہوں نے یہ طریقہ نکالا تھا اور بہت ہی کامیاب رہا۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جو معمولات مطلب میں بھی حکیم علوی خاں کے لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد حکیم امان اللہ خاں اور حکیم شریف خاں۔ حکیم شریف خاں جس کو ہم لوگ شریفی فیملی سے جانتے ہیں، ہندوستان کے اندر آج جو یونانی سسٹم آف میڈیسن زندہ ہے وہ اسی فیملی کی مرہون منت ہے۔ اس میں حکیم واصل خاں، حکیم اکمل خاں، حکیم محمد شریف خاں، حکیم صادق خاں، حکیم محمود خاں، حکیم عبدالمجید خاں، واصل خاں، اجمل خاں، جمیل خاں۔ حکیم اجمل خاں نے یونانی سسٹم آف میڈیسن کو پروموٹ کرنے کے لیے سب سے پہلا جو کالج کھولا وہ مدرسہ طبیہ کے نام سے 1985 میں غالباً دہلی میں کھولا تھا۔ وہی کالج 1910 میں ڈگری کالج کے اسکول کالج کی شکل میں ہوا، اور آج ہمارے سامنے وہ یونانی اینڈ آیورویدک طبیہ کالج کرول باغ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ حکیم اجمل خاں کا جو ایک 1903 میں انہوں نے جو یونانی دواؤں کی پریپریشن کے لیے جو ایک فارمیسی بنائی تھی جس کو ہندوستانی دواخانہ کہتے ہیں، اس کی ایک بلڈنگ ہے، اور ایک تصویر جو ہے جو انہوں نے 1985 میں مدرسہ طبیہ شروع کیا تھا، وہ اب ہندوستان کا سب سے پہلا اور کالج ہے۔ اس کا ذکر بھی آئے گا آگے۔ حکیم اجمل خاں نے طب یونانی کو خاص طور سے جب انگریزوں نے ہندوستان کے اوپر قبضہ کر لیا ایک طرح سے، تو انہوں نے جو انڈین سسٹم آف میڈیسن، اور انڈین سسٹم آف میڈیسن اس وقت جو سب سے مشہور علاج و معالجہ کی شکل تھی وہ یونانی سسٹم آف میڈیسن اور آیورویدک طب کی تھی۔ انگریز اس کو ختم کرنے کے لیے پوری کوشش میں تھے، لیکن حکیم اجمل خاں نے دونوں سسٹم آف میڈیسن کو ایک ساتھ جوڑنے اور اس کو زندہ رکھنے کی کوشش کی، اور 1906 میں آل انڈیا یونانی طبی کانفرنس بنائی، اور یہ کانفرنس بہت ہی محنت، خلوص اور ایمانداری کے ساتھ یونانی
طب को फ़रोग़ देती रही। लेकिन आज़ादी के बाद हमारी महरूमी थी कि बहुत सारे अच्छी फैमिलीज़, पढ़े लिखे लोग पाकिस्तान शिफ्ट हो गए, उसमें बहुत सारे तबीब भी चले गए और ये ऑल इंडिया तिब्बी कॉन्फ्रेंस भी उससे मुतासिर हुई। फिर उसके बाद एक तरह से आयुर्वेद वालों ने इससे अलग अलहदी इख्तियार कर ली और फिर 1952 या 54 में फिर दोबारा ऑल इंडिया तिब्बी कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और आज अपने नहीं कहते हैं कि आखिरी सांसें गिन रही हैं। एक वो ज़माना था जब इसने यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए एक प्लेटफार्म बनाया था, लेकिन आज ये कॉन्फ्रेंस एक तरह से कोई काम नहीं कर पा रही है। हकीम अजमल ख़ां के भी बहुत सारे वाक़यात मशहूर हैं इलाज मुआवजा के। इनकी कई किताबें भी हैं जिसमें हाज़िक तो खैर इनकी अपनी बरजस्ता नहीं किताबें लिखी हुई है बाकायदा। उनके शागिर्दों ने उनके जो मतलब के वाक़यात या मरीज़ों के वाक़यात होते थे उसको उन्होंने नोट कर लिया करते थे, तो ये किताब हाज़िक के नाम से उन्हीं की ज़िंदगी में लेके ये तरतीब दी गई। अलबत्ता इन्होंने कुछ छोटे-छोटे रसाले लिखे हैं जो रसाइल मसीहुल मुल्क के नाम से रज़ीउल इस्लाम नदवी साहब ने उसका जो है उर्दू में ट्रांसलेशन कर दिया है। तो कहने का सिर्फ ये मकसद है कि ये हमारा एक सुनहरा माज़ी रहा है और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन बहुत ही एक स्ट्रांग सिस्टम ऑफ मेडिसिन रहा है। अगर ये एक तरह मजबूत और फ़ायदेमंद नहीं होता तो हज़ारों साल से अब तक ज़िंदा कैसे रहता। हमारी अब यही कोशिश होनी चाहिए कि हम यूनानी सिस्टम, यूनानी तिब के जो नज़रियात हैं, जो उसके फ़लसफ़ा हैं, उसकी जो रेफ़रेंस बुक है उसको पढ़ें। जो अतिब्बा के इलाज और मुआलजा से मुतालिक जो वाक़यात हैं, जो मुजरबात हैं, करबादीन हैं, उनसे फ़ायदा उठाएं। और सबसे बढ़कर यह है कि हम खुलूस, ईमानदारी और लगन के साथ जिस तरह इन अतिब्बा ने अपनी ज़िंदगी में यूनानी तिब को फ़रोग़ देने की कोशिश की है, हम आगे बढ़ें। आज का जो ज़माना है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का, ये पहले से बहुत अच्छा है। उस ज़माने में बहुत सारी जो किताबें होती थी वो सब इंसानों के अप्रोच में नहीं होती थी, लेकिन आज आपके पास इंटरनेट का ज़माना है। एक क्लिक में आप जिसकी किताबें चाहें आप इंटरनेट से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। जिसकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, जिसकी मौजूदात पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। जो नई टेक्निक्स हमें मिली है इससे हम यूनानी सिस्टम को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। ये हमें बिल्कुल रोना चाहिए कि हमारी तिब बहुत पीछे हो गई है, अब हम क्या करेंगे। ये बिल्कुल सही भी नहीं है और हकीकत भी नहीं है। हकीम अजमल ख़ां ने सबसे पहले 1923 में करोलबाग तिब्बिया कॉलेज में एक यूनानी दवाओं की से मुतालिक रिसर्च का एक शोबा खोला था, जिसमें सलीमुज़्ज़मा साहब उसके जो है एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने बहुत सारी दवाओं के ऊपर रिसर्च किया, जिसमें ख़ास तौर से असरोल राल्फिया सर्पेंटाइना है। असरोल एक पहली ड्रग थी दुनिया में, जो पहली ड्रग थी जो हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए इस्तेमाल की गई। इससे पहले इस तरह की कोई दवा किसी भी सिस्टम में नहीं थी, तो हमारे यहाँ ऐसी दवाएं भी शामिल हैं। तो हमें किस चीज़ के लिए रोना है, बस हमें मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। हकीम अजमल ख़ां के बहुत सारे वाक़यात हिंदुस्तान और बैरून मुल्क में हैं। ख़ास तौर से एक वाक़या मैंने यहाँ ज़िक्र किया है कि वो लंदन के एक सफ़र पे गए थे, तो वहाँ चेरिंग एक हॉस्पिटल था, डॉक्टर बाइड उसके जो है हेड थे। उन्होंने एक मरीज़ा के बारे में हकीम अजमल ख़ां से भी तशख़ीस या डायग्नोस करने के लिए कहा।
तो हकीम अजमल खान ने उस पेशेंट को जो डायग्नोसिस बनाई, वो ये कहा कि इनके हाथों के जो इब्तदाई हिस्से हैं उसमें ज़ख्म है, जबकि डॉक्टर बाइट का जो ख्याल था वो दूसरा था। उनका था कि पित्त की थैली का वर्म है, लेकिन हकीम अजमल खान ने कहा कि नहीं, ये उसके हाथों ही का वर्म है। तो डॉक्टर बाइट ने दूसरे दिन जब उसकी सर्जरी का दिन था तो हकीम अजमल खान साहब को भी बुलाया, और उस वक्त ख़ास तौर से डॉक्टर मुख्तार साहब जो उसके हाउस सर्जन थे, ये लोग बहुत कशोपेश में थे कि ऐसा ना हो कि हमारी यूनानी पैथी को बदनामी हो। लेकिन जब डॉक्टर बाइट ने उस मरीज़ा का ऑपरेशन किया तो वाकई जो हकीम अजमल खान ने उसकी डायग्नोसिस बनाई थी वो दुरुस्त साबित हुई, और डॉक्टर बाइट ने बहुत ही ज़्यादा खुशी का इजहार किया और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में, और ख़ास तौर से चूँकि हकीम अजमल खान ने जो डायग्नोसिस बनाई थी वो नफ्स की बुनियाद पे बनाई थी, तो डॉक्टर बाइट ने नफ्स से मुतालिक घंटों जो है हकीम अजमल खान से बातें की, और नफ्स के बारे में बहुत सारी मालूमात उसने हासिल की। अजीज़ी सॉरी शरीफी फैमिली के बाद हिंदुस्तान के अंदर जो एक दूसरी फैमिली है वो अजीज़ी फैमिली है। इसने ख़ास तौर से इसका जो कारनामा रहा है वो तकमीलुत्तीब कॉलेज का क़याम है। 1902 में हकीम अजीज़ साहब ने इसको कायम किया था, और ये कॉलेज आज भी रवां दवा है। उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में ये कॉलेज मौजूद है, और उत्तर प्रदेश में जो दो कॉलेज गवर्नमेंट ऑफ यूपी के हैं, वो एक तकनीकी कॉलेज पहला है और दूसरा स्टेट यूनानी मेडिकल कॉलेज है, जिससे नाचीज़ वाबस्ता है। और खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ख़ासतौर से यूनानी सिस्टम के अंदर रिसर्च और तहकीक को प्रमोट करने के लिए यहाँ दोनों कॉलेजों में और 14 जो डिसिप्लिन हमारे शोबाजात हैं, सब में उसने जो है पीजी की कोशिश की, और आज अल्लाह का शुक्र है कि 14 ही डिपार्टमेंट में हमारे यहाँ आज एमडी और एमएस कोर्सेज शुरू हो गए हैं। हकीम अजीज़ी फैमिली के जो बहुत मशहूर नाम हैं, हकीम मोहम्मद याकूब हैं, हकीम अब्दुल अजीज़ साहब हैं जो इसके बानी रहे कॉलेज के। इसमें एक जो बहुत मशहूर नाम रहा है वो हकीम अब्दुल लतीफ़ साहब का नाम है। हकीम अब्दुल लतीफ़ साहब ने एक बहुत ही लेजेंड पर्सनालिटी थी हमारे यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की। एक मुआलिज थे, एक मुदब्बिर थे, एक बहुत बड़े फ़िलासफ़र थे, इसलिए इनको फ़िलासफ़ी भी कहा जाता है। 1927 में जब अजमल खान तिब्बे कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में जब तिब्बे कॉलेज कायम हुआ, उस वक्त उसका नाम अजमल खान तिब्बे कॉलेज तो नहीं था, तो ये उसके वाइस प्रिंसिपल पे इनका जो है सिलेक्शन हुआ था, और इन्होंने 40 साल तकरीबन वहाँ खिदमत अंजाम दी हैं। और इन्होंने हकीम अजमल खां की तरह इन्होंने भी अजमल खां तिब्बिया कॉलेज में रिसर्च और तहकीक के लिए एक शोबा कायम किया था, और कुछ वहाँ पे भी दवाओं पे काम हुआ, लेकिन बहुत आगे ये नहीं बढ़ पाया। उसके बाद फिर वहाँ अजमल खां तिब्बिया कॉलेज में शोबा इल्म अदविया में एमडी के शुरुआत हुई 1972 में, तो फिर बाकायदे से वहाँ पे रिसर्च का काम आगे बढ़ा। तो ये दो फैमिली थी जो शरीफी और अजीज़ी फैमिली थी यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, इंडिया में यूनानी सिस्टम मेडिसिन की। और दोनों की ख़ास बात ये है कि ये हमारे सिस्टम में दो थाट्स जो कहलाते हैं, दहलवी थाट्स या लखनवी थाट्स, तो बेसिकली इसी फैमिली के लोग हैं। दहलवी थाट्स में जो इलाज और मुआवजा का जो तरीका था, जो प्रिस्क्रिप्शन होते थे, उसमें वो मुरकबात या मुरकब दवाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, और लखनवी अतीबा जो थे या लखनवी थाट्स के जो फिजिशियन थे, वो अपने नुस्खों में मुफ़्रद दवाओं का इस्तेमाल करते थे, इसलिए इनको थाट्स के नाम से जाना जाता है। और बहुत सारी इनकी जो बयाज़ें हैं वो शाये हो चुकी हैं, जिसको हकीम से ज़ुल्मा साहब ने एडिट किया है। इससे बयाज़ वहीदी है, बयाज़ मुर्तइश वगैरह है। इसमें इन दोनों थाट्स के और हकीम अजमल खां के जो सॉरी जो हाजिक दोनों के जो नुस्खे को आप जब कंपेरिजन करेंगे तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि दोनों में क्या फ़र्क है।
दोनों की अपनी एक अहमियत है, इलाज मुफरदात और इलाज बिलमुरकबात दोनों की एक अपनी अपनी अहमियत है। इंशाल्लाह उस पर भी बात होगी। इन दोनों फैमिलीज़ के अलावा जो एक ख़ास हमदर्द ब्रदर्स का नाम आता है, जिसमें हकीम अब्दुल हमीद साहब और हकीम मोहम्मद सईद साहब के नाम लिए जा सकते हैं। हकीम अब्दुल हमीद साहब एक बहुत ही बड़े माहिर तालीम भी थे, जिसका मज़हर उनकी यूनिवर्सिटी जामिया हमदर्द है। हिंदुस्तान के अंदर ये पहला शख्स है जिसने अपने बलबूते पे एक यूनिवर्सिटी कायम की। इससे पहले इनफरादी तौर पे किसी यूनिवर्सिटी नहीं कायम की थी। और आप यूनिवर्सिटी के साइड में बगल में जो तस्वीर देख रहे हैं, रूह अफ़ज़ा, जो आजकल ख़ास तौर से रमज़ान के मुबारक महीने में इस्तेमाल भी किया जाता है। ये प्रोडक्ट भी बेसिकली इनके वालिद मोहतरम हकीम अब्दुल मजीद साहब का दिया हुआ है। हकीम अब्दुल हमीद साहब के वालिद मोहतरम हकीम अब्दुल मजीद साहब ने 1905 में जामिया हमदर्द फार्मेसी की बुनियाद डाली, और ये तकरीबन 1906 में या 7 में जो है प्रोडक्ट शरबत रूह अफ़ज़ा शुरू हुआ और आज तक चल रहा है। और सही मानों में जो नुमाइंदगी कर रहा है मुल्क और दूसरे मुल्कों में, बैरून मुल्क में, आउट ऑफ कंट्री सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, उसमें हमदर्द की जो प्रोडक्शन है, ख़ास तौर से रूह अफ़ज़ा हो गया, साफ़ी हो गई, सिंकारा हो गया, ये बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं हमारे सिस्टम ऑफ मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए। हकीम अब्दुल हमीद साहब ने सबसे पहले 1965 में हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन के नाम से एक इदारा कायम किया था, और फिर ये इदारा प्रमोट करते हुए एक जामिया यूनिवर्सिटी की शक्ल अख्तियार किया। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 25 लाख मरीज़ों को देखा और इलाज व मुआवजा किया। इनकी ज़िंदगी बहुत ही सादा ज़िंदगी थी, और आज भी इनका ये बनाया हुआ कॉलेज हमदर्द, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी का में यूनानी कॉलेज का भी उसमें है, और मेडिकल कॉलेज भी उसमें शुरू हो चुका है। दूसरे उनके भाई, जो छोटे भाई थे हकीम मोहम्मद सईद साहब, इन्होंने भी हमदर्द यूनिवर्सिटी कराची में बनाई। दोनों भाइयों ने अलग अलग और इनफरादी तौर पे 2 अलग अलग मुल्कों में यूनिवर्सिटी कायम की। इन्होंने ख़ासतौर से इलाज मुआवजा में इनकी बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान के अंदर हकीम मोहम्मद सईद साहब का। तजर्बात तबीब के नाम से इनके मतलब के अहवाल में या मामूलात मतलब को शामिल करके शाये किया गया है। आमतौर से ये पाकिस्तान के अलग अलग सूबों में अलग अलग दिनों में बैठा करते थे, और इनकी ख़ास बात ये थी कि जब ये मतब पे बैठते थे तो बावज़ू होते थे, और एक कसीर खल्क़ खुदा ने इनसे फ़ायदा उठाया, इनके इलाज मुआवजा से। अल्लाह ताला ने इनके हाथों में काफ़ी शिफा दे रखा है। अब मैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के जो सेंटर्स, जो बहुत मशहूर जो कॉलेजेस हैं हिंदुस्तान के अंदर, सॉरी एक बहुत कॉल आ रही बार बार, मैं हेलो, हाँ कौन? नहीं भाई, मेरा नहीं, मैंने नहीं दिया है। समय को लगा, सॉरी। ये आप के सामने 2 प्राइम लोकेशन पे 2 बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं। एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन बेंगलोर का है, और जो दूसरा अभी बिल्कुल नया बना हुआ है, या गाज़ियाबाद में यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का एक नेशनल इंस्टीट्यूट ये भी है। हिंदुस्तान के अंदर जो 2 नेशनल इंस्टीट्यूट हैं,
वो एक गाज़ी आबाद, आज एक बेंगलोर में, एक दूसरा जो है गाज़ी आबाद में है। मेरी खुशनसीबी रही है और आपके कॉलेज में भी बहुत सारे आपके असातिज़ा में, जैसे डॉक्टर तनवीर साहब हैं, डॉक्टर शमीम साहब हैं, कई लोग जो है इस कॉलेज से, इस इंस्टीट्यूट से उन्होंने अपनी एमडी की है। और यहाँ ख़ास तौर से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन बेंगलोर में जब एमडी का एक आगाज़ हुआ था, तो ये बिल्कुल 2004 में शुरुआत हुई है इसकी, बहुत पुरानी तारीख इसकी नहीं है। लेकिन इस इंस्टीट्यूट ने बहुत ही कम मुद्दत में बहुत ही अच्छे स्कॉलर दिए हैं। ख़ास तौर से आपके कॉलेज में असातिज़ा की जो नई पीढ़ी है वो इसी इंस्टीट्यूशन की देन है। और ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूशन ने दिया है, बल्कि जब ये असातिज़ा कहीं अपने पेपर प्रेजेंट करते हैं या यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन पे आर्टिकल लिखते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है इंस्टीट्यूशन को कुछ ना कुछ देते हैं। तो ये गिव एंड टेक का मामला होता है इंस्टीट्यूशन और इसके स्कॉलर के बीच में। जो मैंने इससे पहले हकीम अजमल खां के बीच में बयान किया था कि जो सबसे पहले कॉलेज था वो हमारा मदरसा तिब्बिया करोल बाग का था, जो दिल्ली में है। और वहाँ भी बीएमएस के साथ साथ कई डिसिप्लिन में, ख़ास तौर से सैदला में और फिजियोलॉजी में, मुआवजात में, वहाँ भी पीजी चल रही हैं और यूनानी सिस्टम को प्रमोट कर रही हैं। एक तीसरा 1927 में जो कॉलेज उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने बनाया था, वो अब अजमल खां तिब्बिया कॉलेज के नाम से जाना जाता है। सही मानों में यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर हकीम अजमल खां और सलीमुज़्ज़मा साहब के बाद जो रिसर्च का एक तरीका दिया है, वो अजमल खां तिब्बिया कॉलेज के शोबे इल्मुल अदविया ने दिया है। सबसे पहली जो एमडी हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस हुई है वो इल्मुल अदविया में, और वो अजमल खां तिब्बिया कॉलेज के इस शोबे से हुई है। सैकड़ों थीसिस हो चुकी हैं और आज इस कॉलेज के की जो शुरू की जो पीढ़ियाँ थी वो रिटायर्ड हो चुकी हैं, और इसी कॉलेज के एमडी किए हुए और बीएमएस किए हुए आपके कॉलेज में डॉक्टर अनस साहब हैं, और बहुत ही यूनानी के माहिर और हाजिक तबीब में उनका शुमार होता है। और आप लोग खुशनसीब हैं कि उनसे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। ये हमदर्द का स्कूल ऑफ यूनानी मेडिसिन है। मैं जल्दी अब वक्त ख़त्म हो रहा है, तो कुछ स्लाइड्स आपको दिखाना चाहता हूँ। एक तीसरी जो बहुत अहम चीज़ हमारे यहाँ हिंदुस्तान की तारीख़ में जब यूनानी तिब की तारीख़ लिखी जाएगी, तो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन को हम या कोई भी मौरिख या कोई भी हिस्टोरियन अवॉइड नहीं कर सकता। इसने बहुत सारे लिटरेचर दिए हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के। बीच में मैंने जो किताबों के नाम जो ट्रांसलेशन बताए हैं वो सेंटर से शाये हुए हैं। तकरीबन 50 से ज़ायद जो है यूनानी की जो रेफरेंस बुक है उसके उर्दू ट्रांसलेशन से शाये हो चुके हैं। और इस ख़ास तौर से इस इंस्टीट्यूशन ने इसका जो एक सेंटर CRI अब तो वो नेशनल इंस्टीट्यूट बन गया है हैदराबाद में। ये वो बेसिकली सफ़ेद दाग या वेटिलिगो का एक सेंटर था जिसमें उसने कई हज़ार पेशेंट देखे हैं और सही किए हैं, और उसी पे एक साहब को पद्मश्री भी मिल गया है। ये तकमील तिब कॉलेज लखनऊ का हकीम अब्दुल अजीज़ साहब हैं, और उसकी एक पुरानी बिल्डिंग है, वो नए कॉलेज में शिफ्ट हो गया है। यहाँ भी मुआवजात है, एनाटमी है, अदविया है, सैदला है, में पीजी शुरू हो गई है। और ये जहाँ मैं जिस कॉलेज से वाबस्ता हूँ गवर्नमेंट स्टेट यूनानी मेडिकल कॉलेज है, इसमें भी यूजी के साथ साथ पीजी की भी ख़ास बात यह है बताता चलूँ कि ये पहला कॉलेज है जहाँ ENT में MS की शुरुआत हुई है।
दुआ करें अल्लाह ताला जो है हमारे तमाम कॉलेजेस में रिसर्च और तहकीक की एक फ़िज़ा हमवार हो और आगे बढ़े। एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्लाइड मेरी है, यूनानी मेडिसिन इन बिहार है, और इसको तो अवॉइड नहीं किया सकता, कोई भी नहीं कर सकता, इसलिए कि हिंदुस्तान के अंदर बिहार के अतिबा या तबीबों की जो कारनामे हैं वो बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह बिल्कुल आया है। हकीम मोहम्मद असारुल हक साहब ये आपके ही कॉलेज के एक पुराने स्कॉलर रहे हैं। इन्होंने एक अच्छा काम किया कि बिहार के जो अतिबा थे, उनकी हयात, उनकी जो खिदमात थी, जो उनके मुआवजात, उनके जो मुजरबात थे, उन्होंने एक किताब अव्वल और दो पार्ट में लिख के उन्होंने सबको महफूज कर दिया है। अगर पर्सनालिटी के तौर पे नाम देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान के अतिबा को ले लीजिए और एक बिहार का एक अकेला शख्स जो है वो भारी पड़ जाता है, और उसका नाम अल्लामा हकीम मोहम्मद कबीरुद्दीन है। ये बिहार के शेखुपुरा मुंगेर के रहने वाले थे, और इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर ये बताता चलो कि ये हकीम अजमल ख़ां के ख़ास शागिर्दों में थे, और हकीम अजमल ख़ां के ही हुक्म पे इन्होंने यूनानी तिब के उर्दू तराजिम और यूनानी पे किताबें लिखना शुरू किए। एक कौल के मुताबिक कि इन्होंने 82 साल की उम्र पाई और उन्होंने 82 किताबें लिखी हैं। ये करोल बाग के अलावा इनका एक और काम है। अभी मैंने जो हमदर्द का जो यूनानी कॉलेज आपको दिखाया है, ये बेसिकली 1932 में करोल बाग में एक स्ट्राइक हो गई थी, जिसमें ये हकीम कबीरुद्दीन साहब और हकीम इलियास दहलवी साहब और एक दो और जो इनके सर्किल के लोग थे, उन्होंने एक करोल बाग से अलहदा होकर एक कॉलेज इन्होंने जामिया तिब्बिया के नाम से बनाया था, और वो जामिया तिब्बिया ही फिर बाद में 1982 में हकीम अब्दुल हमीद साहब ने उसको जामिया हमदर्द में शामिल कर लिया। 80 या 82 में उसको शामिल कर लिया। तो एक इनका ये भी कारनामा है हकीम कबीरुद्दीन साहब का, इन्होंने जहाँ एक तरह से बहुत अच्छे लिटरेचर हमें इन्होंने सिस्टम ऑफ मेडिसिन में दिए हैं, तो उसने उन्होंने वो एक कॉलेज भी दिया है जो आज हमदर्द यूनानी कॉलेज स्कूल के नाम से ज़िंदा है। इसके अलावा हकीम कबीरुद्दीन साहब ने निज़ामिया तिब्बिया कॉलेज हैदराबाद में भी अपनी खिदमत अंजाम दी है। अजमल ख़ां तिब्बिया कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी जो है इन्होंने अपनी तदरीसी खिदमत अंजाम दी हैं। और ये बिला मुबालगा कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान में अगर यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन ज़िंदा है या हम पढ़ा रहे हैं, तो ये इन्हीं की ही काविश और इन्हीं की ही मेहनतों का समरा है। अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और ऐसे और भी स्कॉलर पैदा करें, ऐसे हिम्मत बाकमाल और जोश व जज्बा से भरे हुए अतिबा पैदा करें जो यूनानी सिस्टम को आगे बढ़ाएं। हकीम कबीर साहब की बहुत सारी किताबें हैं, कुछ की पिक्चर्स मैं आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूँ। इन पे कई किताबें लिखी जा चुकी हैं। सबसे पहले सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन ने एक बुक निकाली थी हकीम कबीरुद्दीन हैदर खिदमत के नाम से। इनकी जो बहुत मशहूर किताब है वो ब्याज़ कबीर है, और आज तकरीबन सभी फार्मेसी में ब्याज़ कबीर ही के पे जो है दवाएं तैयार की जाती हैं नुस्खों की बेस बना के। ये बिहार की बात हो और गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज पटना की बात ना हो तो कैसे बात पूरी हो सकती है। इस कॉलेज की ख़ास बात यह थी कि ये हिंदुस्तान का पहला गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज था जो 1926 में बना था। हालांकि इससे पहले भी बिहार में कई कॉलेजेस थे, जैसे एक कॉलेज का हकीम इब्राहिम साहब ने 1923 में गया में बनाया था। और भी कॉलेज हैं जो बिहार में उस वक्त थे, लेकिन तकरीबन अब सभी ज़माने की उससे ख़त्म हो गए हैं। लेकिन गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज पटना अल्हम्दुलिल्लाह आज भी सलामत है, और हमें आज मौका मिला कि हम इसी कॉलेज में ऑनलाइन आपसे रूबरू हो सकें। इस कॉलेज की एक
बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। इसके अतिबा, इसके स्कॉलर, इसके असातिज़ा हिंदुस्तान भर में फैले हुए हैं और नुमाया खिदमात अंजाम दी हैं। एक इसका हिस्ट्रिकल इंट्रोडक्शन है जो आप के असातिज़ा ने आपको पढ़ाया होगा या बताया होगा। इसके कॉलेज में इस कॉलेज के जो पहले प्रिंसिपल थे वो हकीम इदरीस साहब, प्रोफेसर इदरीस साहब थे। ये तकमीलुत्तीब कॉलेज लखनऊ के पढ़े हुए थे और शुरू दौर का ज़माना था प्रिंसिपल का। जब भी कोई कॉलेज शुरू होता है तो उसमें इंतज़ामी या और जो मुश्किलात होते हैं वो जो इंतज़ामी उमूर से वाबस्ता हैं उसको अच्छी तरह जानते हैं, तो मुश्किलें आती रहीं। लेकिन हर प्रिंसिपल ने इस कॉलेज को आगे बढ़ाने की अपनी पूरी कोशिश की। दूसरे कॉलेज के प्रिंसिपल अब्दुल अहद साहब थे और ये ज़माना बहुत अहम इसलिए भी है कि मेरे वालिद मोहतरम जब 1964 में ग़ालिबन इस कॉलेज में दाखिला लिया था तो वो हकीम अब्दुल अहद साहब का ज़माना था। और फिर हकीम अशरफ करीम साहब हैं, सैयद अलीमुल्लाह बल्खी साहब हैं, बल्खी साहब हैं जिनका अभी कुछ दिनों पहले पिछले साल ग़ालिबन इंतकाल हुआ। हकीम शमीम साहब हैं, हकीम शहाबुद्दीन साहब हैं, हकीम ज़ियाउद्दीन साहब हैं, हकीम तबरेज़ लारी साहब और आपके तौहीद किबरिया साहब परसेंट वर्किंग हैं। इस कॉलेज के बहुत सारे नाम हैं, अहम नाम जो पढ़े हुए हैं, इसके अलमनाई हैं। उसमें डॉक्टर केवलधीर, इन्होंने तो इलाज मुआवजा में बहुत ज़्यादा नहीं खिदमत अंजाम दी, लेकिन ये उर्दू अदब ख़ास तौर से नावल और अफ़साना निगारी में इनका नाम बहुत मशहूर है और एक बहुत बड़ी शख्सियत है उर्दू अदब में। दूसरा नाम हकीम इरशाद अहमद साहब हैं, नईम साहब हैं, हकीम अयूब कासमी साहब हैं, कमरुज़्ज़मा कमर साहब हैं, मुमताज़ अंसारी साहब हैं, नुमान साहब हैं। ये ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जो किसी न किसी तौर से बड़े इंस्टीट्यूशन से जुड़ी रहीं। हकीम इरशाद साहब, जैसा कि डॉक्टर ने साहब ने बताया कि ये इब्न सीना तिब्बे कॉलेज जो 1980 में बना, तो पहले दिन से बल्कि फाउंडर प्रिंसिपल से की हैसियत से इन्होंने खिदमत अंजाम दी और 35 साल इस कॉलेज को आगे बढ़ाया। हकीम नईम साहब का बहुत बड़ा नाम है जो इसी कॉलेज गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज पटना के पढ़े हुए हैं। ख़ास तौर से रिसर्च के इलाज व मुआवजा में इनका बहुत बड़ा नाम है। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे इल्मुल अदविया के कई मरतबा चेयरमैन रहे हैं और 2 मरतबा डीन फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन भी रहे हैं। अयूब साहब भी हैदराबाद के डिप्टी डायरेक्टर रहे। कमरुज़्ज़मा साहब भी जो है ये ग़ालिबन डायरेक्टर की पोस्ट पे रहे झारखंड बिहार में, और मुमताज़ अंसारी साहब और नुमान साहब ये लोग भी झारखंड में जो है अहम पोस्ट पे खिदमत अंजाम दी हैं। एक केवलधीर साहब हैं, उनकी तस्वीर और कुछ उनकी किताबों की पिक्चर्स हैं जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ये वालिद मोहतरम प्रोफेसर हकीम इरशाद साहब हैं। ये 2 तस्वीर मैंने इसलिए लगाई है कि ये अभी जो आप लोगों ने 2 साल पहले एक 7 साला जश्न मनाया था, उसी के मुनासिबत से तस्वीर थी जो मेरे पास मौजूद थी, मैंने इसको लगाया। तीसरा नाम ये प्रोफेसर नईम साहब का है जो बहुत मशहूर एक तरह से स्कॉलर हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के, और इस वक्त हिंदुस्तान में चोटी के जो अतिबा में इनका शुमार किया जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में ये इनका मतलब आज़ादाना तौर पे चलाते हैं। इससे पहले ये शोबे इल्म अदविया में मरीज़ों को देखते थे। एक सवाल पैदा होता है कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की जो बेस है वो रिसर्च या एकेडमिक फील्ड के अलावा जो है, अगर हमें यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को ज़िंदा रखना है तो वो ज़िंदा उसी वक्त हो सकती है जब हम इसके जो नज़रियात हैं बुनियादी उनको समझें, उनके कुल्लियाती नज़रियात को समझें, अतिबा के जो मुजरबात हैं उनको समझें, जो कराबादी में नुस्खे हैं उसको समझें, और हम उनको बुनियाद बनाकर या मरीज़ के जो
हालात हैं, उनको बुनियाद बनाकर हम यूनानी प्रैक्टिस करें, तभी हम यूनानी को ज़िंदा रख सकते हैं। और ये हमारा फ़र्ज़ है कि जिस तरह अब तक जो हमने पिछली स्लाइड्स में बुकरात या फिसागोरस से लेके अब तक जो नाम हमने गिनाए हैं, इन्होंने एक अपनी ज़िंदगियाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को तब यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हम तक पहुंचा है। अब हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि एक बहुत ही अहम सिस्टम है मेडिसिन का, उसको न सिर्फ ये कि हम ज़िंदा रखें, बल्कि इसको जितनी अच्छी तरह से हो सके हम अपने आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने की कोशिश करें। उसके लिए हमें निहायत ईमानदारी, खुलूस और लगन के साथ काम करना होगा। आमतौर से ये शिकायत आम है कि यूनानी के पढ़े लिखे लोग प्रैक्टिस कम करते हैं। ये हकीकत है, ये कहीं न कहीं हम असातिज़ा ही की कमज़ोरी है कि हम अपने स्टूडेंट्स को यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के ट्रीटमेंट के जो फ़वाइद हैं या जो उनकी ख़ुसूसियात हैं, एक तरह से आप कुछ ऐसे वाक़यात भी मिलेंगे जिसको हम किसी मिरेकल से कम नहीं कह सकते हैं, उसको हम बताते रहें। हम जब अपने लेक्चर्स में अपने स्टूडेंट्स को जो करंटली जो हमारे फिजिशियंस हैं या जो स्कॉलर्स हैं, जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन ख़ास तौर से मेडिसिन की दुनिया में जो अपने कमालात या जो दिखा रहे हैं, उनके 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 उनकी खिदमात को हम अपने शागिर्दों तक पहुँचाएँ। ये कुछ बड़े नाम हैं जो यूनानी मेडिसिन या यूनानी प्रैक्टिस करते हैं। आप लोगों में से जो भी के ग्रेजुएशन के बाद यूनानी उसके बाद तो अच्छी खासी यूनानी प्रैक्टिस की सलाहियत पैदा हो जाती है। उसके बावजूद भी सॉरी, अगर आप ख्वाहिशमंद हो कि हम किसी अच्छे यूनानी तबीब के यहाँ रहकर यूनानी सीखें और यूनानी मतलब करें, प्रैक्टिस करें, तो ये कुछ नाम हैं जिन तक हम आपको पहुंचा सकते हैं या बराह रास्त इनसे रब्ता कर सकते हैं। एक यूनानी का बहुत मशहूर फिजिशियन हकीम मौदूद अशरफ साहब है, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डीन भी रहे हैं और मौलजात के शोबे मौलजात के सदर भी रहे हैं। इनकी ओपीडी बिला मुबालगा कह सकते हैं कि 200, 300, कभी-कभी 400 से ही ज़्यादा मरीज़ इनकी ओपीडी में आ जाया करते थे। और ये बहुत ही कम अज्जा या कहते हैं मुख्तसर अज्जा वाले मुरक्कब या दवाएँ प्रिस्क्राइब करते थे। मैंने कई मरतबा कहा कि सर अपने मुजरबात को आप कलमबंद कर दें, तो उन्होंने बहुत ही सादगी से कहा कि शमीम मेरे अपने कोई मुजरबात नहीं हैं, मैं आज भी यूनानी की किताबों को पढ़ता हूँ, सीखता हूँ। और उन्होंने एक बहुत मशहूर किताब फ़ारसी के जो उर्दू ट्रांसलेशन जिसका हो गया है इलाजुल गुरबा है, उन्होंने कहा कि मैं इलाजुल गुरबा को आज भी अपने पास रखता हूँ और उससे मैं कोशिश करता हूँ दवाओं को इलाज करने की। दूसरा जो खास तौर से लखनवी थाट्स का जो एक बहुत मशहूर नाम है, वो हकीम तशामुल हक कुरैशी है साहब का है। ये 85 साल के होने के बावजूद भी आज भी प्रैक्टिस करते हैं यूनानी सिस्टम की। एक बहुत मशहूर नाम तिब्बी दुनिया में हकीम प्रोफेसर जुल्किफ साहब का है। इनके कई ऐसे मरीज़ जो हमारे हम लोगों की नज़रों के सामने जो स्ट्रेचर पे आए या व्हील चेयर पे आए और वो अपने कदमों पे चल के गए, बल्कि एक बच्चा तो ऐसा था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो क्रिकेट भी साथ में खेल के गया। हो सकता है तनवीर साहब को या शफात साहब को मालूम हो उसका नाम। इन्होंने एक ख़ास तौर से जो निम्हांस गवर्नमेंट जो एक यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जो मेंटल हेल्थ साइंस का एक जो यूनिवर्सिटी है बेंगलोर में, उसके एक एनिमल हाउस के जो इंचार्ज थे, उनकी बेटी का ट्रीटमेंट हकीम जुल्किफ साहब ने किया था। वो
मेरे ख्याल से निमास में उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू करवाया, और निमास के जो एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल का एक इंस्टीट्यूशन है, उसके अतिबा ने कहा कि इसका ये अब लाइलाज है। तो वो सुरेश चंद्रा जी थे, वो अपनी बेटी को जुल्किर साहब के पास लेके आए। तो उन्होंने देखिए, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में यह है कि हम पहले एक डायग्नोसिस जो बनाए वो हमारी बहुत ही परफेक्ट होनी चाहिए। उन्होंने सुए मिजाज बारिश एक डायग्नोसिस बनाई उस बच्ची की जो वो बाकायदा महीने के अंदर उसके असर आने लगे वो, और बच्ची ठीक होके वापस गई। तो इस तरह के बहुत सारे मिरेकल्स हैं जो यूनानी सिस्टम आज भी जिंदा है। एक बहुत मशहूर हमारा प्रोफेसर तजीज साहब का है, ये स्किन के बहुत मशहूर डॉक्टर हैं। एक चेन्नई का बहुत मशहूर नाम हकीम अकबर कौसर साहब का है। ये जो आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं, ये इसी यूनानी प्रैक्टिस के पैसे की बनवाई हुई बिल्डिंग है। लाखों क्या अरबों रुपया जो है इनका जो है इसके आमदनी है। और एक संभल में बहुत मशहूर हकीम जफ़र साहब हैं, उनके वालिद साहब हकीम रईस साहब जो जिन्होंने शुरुआत की, ये भी करोड़ बाग के पढ़े हुए थे, और आज भी सैकड़ों पेशेंट इनके यहाँ रोज़ इलाज के लिए जाते हैं। एक और नाम हकीम शाहिद बदर साहब का है, ये अजमल खां तिब्बे कॉलेज से इन्होंने बीएमएस किया है और काफ़ी आजकल मशहूर है यूनानी इलाज मुआवजा में। एक तीसरा क्योंकि अजमल जो केरल में है, इन्होंने केरल में अकेले यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का एक तरह से परचम बुलंद किए हुए हैं। ये हर्मस के नाम से एक फार्मेसी भी चलाते हैं जो करोड़ों के उसका जो है एनुअल टर्नओवर है, और ये बहुत अच्छे मॉलेज भी हैं। इनके यहाँ भी बाज़ाब्ता ऑनलाइन और फिज़िकली जो है स्टूडेंट्स जाते हैं, यूनानी तिब के असरार और रुमूज़ सीखते हैं। और मेरा एक स्टूडेंट जैद फ़दाई है, इसका फ़दाई दवाखाना है, इसके दादा ने इसको शुरू किया था। ये देखिए जो भीड़ आपको नज़र आ रही है, ये उसी दवाखाना की। ये परसों नरसों में अटेम्बली जो है, इसको मैं उनका तस्वीर भेज दो, तो उसने तस्वीर भेजी वहाँ की। तो रोज़ाना इस तरह के मरीज़ आते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम यूनानी में प्रैक्टिस करें तो हमारे पास मरीज़ नहीं आएंगे। ये वो तस्वीरें हैं। ये मेरा अभी बिल्कुल जामिया तिब्बिया का शागिर्द था, मसीहुज़्ज़मा है, ये देवबंद में है। ये भी सैकड़ों मरीज़ रोज़ देखता है। तो हमें सिर्फ कोशिश करना चाहिए, अहद करना चाहिए कि हम अपने सिस्टम को प्रमोट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम दूसरे सिस्टम को बदनाम या उसको रिग्रेट करने हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सिस्टम में हैं और दूसरे सिस्टम में नहीं पाई जाती हैं। कुछ तस्वीरें मैं और दिखाना चाहता हूँ कि यूनानी सिस्टम्स के कुछ ऐसे फिजिशियन हैं जो उनकी कंट्रीब्यूशन पर उनको जो है पद्मश्री भी मिले हैं। उसमें हकीम जुल्लुमान साहब का नाम है, हकीम खलीफतुल्लाह साहब चेन्नई हैं, हकीम मोहम्मद शरफुद्दीन साहब वेस्ट बंगाल के हैं, और हकीम अब्दुल्लाही साहब हैं। ये हकीम जुल्लुमान साहब और उनकी बनाए हुए इब्न सीना एकेडमी है, जिसमें हज़ारों मैन्युस्क्रिप्ट मौजूद हैं, और दुनिया के लोग यहाँ आते हैं और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को जानते हैं हकीम जुल्लुमान साहब के वजह से। और एक स्लाइड बनाई है हकीम और सिविल सर्जन, ये हकीम डॉक्टर वसीम रहमान साहब हैं। मैं बस 2-4 स्लाइड और बची हैं, ख़त्म करने वाला हूँ। इन्होंने हेलो आवाज़ आ रही? और फिर यूनानी फार्मेसी में हमदर्द फार्मेसी है, न्यू शमा है, दहलवी है, रेक्स है, हर्मेस है, जामिया मेडीज़ है, कबीर फार्मेसी है। कुछ ऐसी खसूसियात हैं जो यूनानी मेडिसिन के में हैं और किसी सिस्टम में वो चीज़ें नहीं हैं, जिससे जो यूनानी सिस्टम का जो हॉलिस्टिक अप्रोच था यूनानी का इलाज और मुआवजे का, वो किसी दूसरे सिस्टम में नहीं मिलता है। इसी तरह जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बॉडी के हर आर्गन के जो टॉनिक के तौर पे
मिलता है, कहीं और नहीं मिलता है, जैसे ब्रेन टॉनिक, नर्वाइन टॉनिक है, कार्डियो टॉनिक है, लिवर टॉनिक है। और डाइजेस्टिव सिस्टम तो कोई सी सिस्टम में इस तरह की चीज़ें है ही नहीं है। जेनेटल ऑर्गन है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो किसी और सिस्टम में नहीं मिलती हैं। ये बस मैं आपके सामने CCIM जो हमारा सिलेबस को गवर्न करता था, अब उसकी जगह जो है NCICM ने ले रखी है। ये 2020 में जो है ये शुरू हुआ था। और एक हमारा जो बैचलर का जो डिग्री कोर्स है वो 3 प्रोफेशनल पे है, 1.5 साल का, और एक फिर इंटर्नशिप है। उसके बाद हम ग्रेजुएशन के बाद हम डिफरेंट फील्ड्स में, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जो सेंटर्स में है, हम MD कर सकते हैं। तकरीबन सभी डिपार्टमेंट में MD और MS आ चुके हैं। और एक सवाल पैदा होता है कि अब हमारा जो सिस्टम है उसका मुस्तकबिल क्या होगा। यकीनन आप ही लोग इस सिस्टम के मुस्तकबिल हैं, आप ही लोग जो है इस नेशन के बिल्डर हैं, और जितनी मेहनत आप लोग करेंगे उतनी ही इस सिस्टम को जो है फ़ायदा पहुँचेगा। जितनी खुलूस और ईमानदारी से हम लोग इस सिस्टम से जुड़ेंगे उतने ही जो है इस सिस्टम का फ्यूचर ब्राइट होगा। और जो स्कोप्स हैं आफ्टर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के, उसमें सबसे पहली चीज़ है और जिस पे हमें ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है वो यूनानी प्रैक्टिस है। दूसरे एकेडमिक है, एकेडमिक में आप जो है टीचिंग में आ सकते हैं। दूसरे रिसर्च है और मेडिकल ऑफिसर की दुनिया में जा सकते हैं। फार्मेसी, आप यूनानी दवाओं की फार्मेसी खोल सकते हैं, और यूनानी जो ड्रग्स हैं उनका कल्टीवेशन कर सकते हैं। और आजकल एक जो इंटरनेशनल लेवल पे जो क्रूड ड्रग का जो ट्रेडिंग चल रही है उससे हम फ़ायदा खुद उठा सकते हैं और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को भी प्रमोट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। अगर किसी स्टूडेंट के जहन में कोई सवाल हो तो बिला खौफ वो सवाल कर सकता है। अगर किसी तालिब इल्म के जहन में कोई सवाल है तिब्ब यूनानी के ताल्लुक से तो सवाल करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर, यूनानी पैथी में क्या हम फॉरेन कंट्री से MS कर सकते हैं? देखिए, एक स्लाइड थी जो स्किप हो गई। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन फॉरेन कंट्री से MS की जहाँ तक बात है, यूनानी कई कंट्रीज़ हैं जहाँ पे यूनानी एजुकेशन है, ख़ासतौर से साउथ अफ्रीका में है, और श्रीलंका में है, बांग्लादेश में है, ख़ुद पाकिस्तान में है। लेकिन बदकिस्मती कही है कि अभी इन किसी कॉलेजों में MS नहीं है। और आप अभी हिंदुस्तान के अंदर ही MS कर सकते हैं, और MS के लिए आपका जो सबसे पुराना जो शोबा है वो अजमल खां तिब्बे कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दूसरे NIM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन मेडिसिन बेंगलोर से, तीसरा आपके यहाँ है क्या अनस साहब, MS है क्या? नहीं, MS नहीं है यहाँ पे अभी। आपके MS नहीं है। और देवबंद में है MS, और पुणे में है। आप इन कॉलेजों से MS कर सकते हैं, और मेहनत करिए, और ज़रूर इंशाल्लाह जो है आपके नाम के साथ MS जो है का लायका जुड़ेगा। जी, और किसी के जहन में कोई सवाल हो, पहला तकल्लुफ़ और बेजगैर किसी हिचकिचाहट के पूछ सकते हैं। आज ही नहीं बल्कि मैं हमेशा जब भी आप यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में कोई आपके जहन में कोई शक व शुबहा हो या कोई चीज़ आए, आप मुझसे आप बिला तरद्दुद उसको आप पूछ सकते हैं बगैर किसी हेजिटेशन के। हेलो, कोई सवाल करना चाह रहा है क्या? अस्सलाम वालेकुम। My question is, according to your experience, how much time is required to treat a vitiligo patient through Unani pathy?
patient who is suffering from PCOD, how much time is required to treat the patient through Unanipathy, vitiligo and PCOD? Yes, please repeat your question. Hello. Yes. I'm repeating my question. I'm asking you, according to your experience, how much time is required to treat a vitiligo patient through Unanipathy and also a PCOD patient? Vitiligo. Yes. Vitiligo and PCOD, how much time is required to treat? देखिए, यूनानी अतिबा ने टाइम का किसी डोज और का फिक्सेशन नहीं किया है। आमतौर से जो मर्ज़ की अलामात हैं, जब उसका ख़ात्मा हो जाता है, तभी ये समझा जाता है कि ये उसका जो है ड्यूरेशन ऑफ जो है ट्रीटमेंट है। ख़ास तौर से विटिलिगो में उसके जो है रिकरेंसी उसकी बहुत ज़्यादा है। आप ट्रीटमेंट करते हैं कुछ दिन, महीने, मान लीजिए आपने मंथ 2 मंथ का जो है ट्रीटमेंट किया है, उसके बाद उसके जो पैचेस थे वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर उसके जो है उसके रिकरेंसी रेट जो है ज़्यादा है, वो आ जाता है। तो हर डिसीज़ का जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट है, वो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जैसे मॉडर्न की तरह बिल्कुल उसका जो नहीं है कि आप 7 डेज़ या 10 डेज़ या 20 डेज़ के लिए जो है उसको फिक्स कर सकते हैं। ऐसा हमारे यहाँ किताबों में नहीं लिखा गया है। मेरी नॉलेज में तो नहीं है, हो सकता है कि किसी को हो तो वो आपको ज़्यादा बेहतर तौर पे बता सकते हैं। जी, दूसरा सवाल? मेरा ख्याल है कि अब किसी के जहन में कोई सवाल नहीं है फिलवक्त। तलबा से गुजारिश है कि अगर आपके जहन में फ्यूचर में भी कोई सवाल इस ताल्लुक़ से आता है और आप डॉक्टर शमीम इरशाद साहब से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह वो अवेलेबल होंगे। अब मैं डॉक्टर साहब का बड़ा ही मुतमन्नी और शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इतने मुख्तसर से वक्त में तिब्ब यूनानी की मुकम्मल तारीख़ इतने खूबसूरत अंदाज में उसके पास्ट और प्रेजेंट को लेते हुए फ्यूचर की निशानदगी की है। और आपके लेक्चर की खूबसूरती रही थी कि आपने एक जो सिरा उठाया मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से, जहाँ पर तिब्ब की शुरुआत होती है साउथ वेस्टर्स और हकीम मुकराज से, और उसको एंड किया है आपने गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज पटना पर तारीख़ी एतबार से जो माजी और हाल को सामने रखते हुए। इस बीच में आपने मुख्तलिफ जो हमारे यहाँ जो इल्मी वर्सा क्लासिकल बुक्स और रेफरेंस बुक की शक्ल में मौजूद है, उसका मुख्तसर तारुफ मुख्तलिफ पीरियड्स में तिब्ब यूनानी के क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं और कितने कितने जगहों पर तिब्ब यूनानी के मराकिज़ मुख्तलिफ शक्लों में मौजूद हैं, और इम्पॉर्टेंट मराकिज़ कौन कौन से हैं और उनकी क्या क्या खिदमात रही हैं। इसी तरीके से तिब्ब यूनानी की क्या सूरत हाल इस वक्त प्रेजेंट स्टेटस इसका है, उस पर आपने गुफ्तगू फरमाई। डिफरेंट मखसूस कॉलेजेस कौन कौन से हैं जो इस तरीके से पायनियर का दर्जा रखते हैं, उस पर आपने बड़ी खूबसूरती से आपने अपने इजहार ख्याल फरमाया। इसी तरीके से मुख्तलिफ जो मकातब फ़िक्र हैं, स्कूल ऑफ थाट्स हैं यूनानी मेडिसिन में, दहलवी मज़हब और लखनवी मज़हब, उन दोनों की क्या ख़ुसूसियात अलग अलग रही हैं, जिनको तलबा आम तौर पर BMS सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर में आम तौर पर सुनते हैं, समझते हैं। ये तमाम बातें हमारे इन तलबा को आज अव्वलीन दिन से सुनने को मिल रही हैं, और आप जैसे एक तरीके से इल्मी और अदबी शख्सियत से तलबा को मुतारिफ़ होने का मौका मिला। यकीनन आपने हमारे लिए वक्त निकाला, ये बहुत शुक्रिया के आप मुस्तहिक़ हैं। आपकी शख्सियत इस माने में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप मुख्तलिफ़ ज़बानों के माहिर हैं, अरबिक ज़बान, पर्शियन लैंग्वेज और उर्दू ज़बान में आप महारत रखते हैं, और इसकी वजह से आप जो तिब्ब यूनानी के जो मखतूतात हैं, जो मैनुस्क्रिप्ट्स हैं, जो उन पुरानी क्लासिकल बुक्स हैं, वहाँ तक आपकी डायरेक्ट रसाई है, अप्रोच है,
اور طب یونانی کو اس سورس سے سمجھتے ہیں جس سورس سے طب یونانی بنی ہے اور جہاں تک ہم پر ترجمے کی شکل میں پہنچ رہی ہے. تو آپ ایک طریقے سے اصل سورس اور ماخذ سے بھی جڑے ہوئے ہیں اور اس طریقے سے آپ اس چیزوں کو اب تک کمیونیکیٹ بھی کرتے ہیں. پھر آپ نے ماشاءاللہ بڑی حوصلہ انگیز گفتگو فرمائی کہ کس طریقے سے اسی کالج کے تعلیم یافتہ مختلف اسکالرس مختلف میدانوں میں اپنی بہترین اور نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ طب یونانی من جملہ ان ٹوٹل ڈفرینٹ ایریاز میں یونانی اسکالرس نے کیا کیا خدمات انجام دی ہیں، اس میں کتنا بڑا نام حکیم عبدالحمید صاحب کا تھا، جنہوں نے تنہا اکیلے جو ہے جامعہ ہمدرد قائم کیا. ان کے بھائی حکیم محمد سعید صاحب اور اس کے علاوہ دیگر اشخاص جن کا ریپیٹیشن ہوگا، ظاہر سی بات ہے میں اگر عرض کروں یہاں پہ تو، لیکن آپ نے بالکل ایک طریقے سے کہا جائے تو ایویڈنس بیسڈ ایک ریویو کیا آپ نے طب یونانی کا، جس سے طلبہ ہمارے روشناس ہوئے. انہوں نے جانا کہ یونانی طب میں کتنے مواقع ہیں کام کرنے کے، کتنے ایریاز ہیں اور کتنے اسکوپ ہیں، کہاں کہاں ہم جا سکتے ہیں اور کیا کیا کر سکتے ہیں. اور واحد چیز جو اس چیز کو کرنے کے لیے درکار ہے وہ آپ کا خلوص ہے، آپ کی محنت ہے اور آپ کی لگن ہے. اگر آپ آج کے دن سے آپ یہ ٹھان لیں کہ ہمیں بھی حکیم اجمل خان کی طرح خدمات انجام دینی ہے، حکیم عبدالحمید کی طرح ہمیں بننا ہے، حکیم عبدالعزیز کی طرح اپنی خدمات انجام دینی ہے، تو یقیناً آئندہ بھی آپ میں سے ہی بہت سارے حکیم اجمل خان، حکیم عبدالحمید، حکیم محمد سعید اور حکیم محمد رئیس جیسے حکیم یقیناً پیدا ہوں گے اور اس سماج کو، اس سوسائٹی کو اپنی خدمات سے سرفراز کریں گے. یقیناً آپ نے یہ پیشہ اختیار کیا ہے جو بالکل ایک طریقے سے نوبل پروفیشن کہلاتا ہے، اور نوبل پروفیشن کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس کو ڈاکٹروں کو، حکیموں کو ایک طریقے سے بھگوان کا درجہ دیتے ہیں. تو وہ درجہ اس اعتبار سے ہے کہ آپ کے اندر وہ خوبیاں پائی جاتی ہیں جو خوبیاں کی ہونی چاہیے ایک طبیب کے لیے، کہ ایک روتا ہوا مریض آپ کے پاس آ رہا ہے اور ہنستا اور مسکراتا ہوا وہاں سے رخصت ہو رہا ہے. تو یقیناً ڈاکٹر شمیم صاحب نے بڑی مغز آمیز گفتگو تاریخی حوالے سے اور طلباء کی کامیابی اور کامرانیوں کے مختصر واقعات اور احوال کے ذکر سے آپ نے ہمارے طلباء کے سامنے رکھا. مجھے امید ہے کہ طلباء نے بہت ہی غور سے آپ کے لیکچر کو سنا ہوگا، یقیناً سنا ہے اور آئندہ اس کو اپنے اندر جذب کریں گے اور اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. میں انہی کلمات کے ساتھ ایک بار پھر ڈاکٹر شمیم ارشاد صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری سی گزارش کو قبول کیا اور ہماری دعوت کو قبول کیا اور ہمارے لیے آپ نے وقت نکالا. شکریہ، جزاک اللہ. آپ لوگ بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے وقت دیا اور اچھا وقت دیا. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. شکریہ، جزاک اللہ. ٹھیک ہے طلبا، اب نماز کا وقت ہو گیا ہے. 2:30 بجے انشاءاللہ روٹین کے مطابق پھر دوبارہ آپ سے جڑا جائے گا. السلام علیکم.